छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी। डहरिया जी, स्वागत है आपका देसी जी टॉक जी, में। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है ब्रदर। बातों की शुरुआत करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरा गांव छछान पैरी है और मेरे पिताजी शिक्षक थे। अर्जुनी जो हमारे करडोल ब्लॉक में है वहाँ हुई है और उसके बाद रायपुर में हुई है। प्राथमिक माध्यमिक शाला रायपुर में, फिर हायर सेकेंडरी रायपुर में और कॉलेज की सारी शिक्षा रायपुर में। कुछ दिनों के लिए मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में उज्जैन में भी था। तो लगभग प्रारंभिक शिक्षा हमारी रायपुर में ही हुई है। और आगे की जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा के लिए फिर आप जो है बीएमएस करते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन कैसा हुआ? उसकी तैयारी आप कैसे किए थे? ये उस समय पीईटी का टेस्ट, पीएटी का टेस्ट होता था, प्री आयुर्वेदिक टेस्ट, पीएमटी उस समय चालू हुआ था। हाँ हाँ। तो कंपटीशन एग्जाम था, उसमें हम लोगों ने एग्जाम दिया और उसके आधार पे सिलेक्शन हुआ था। बचपन में आप बनना क्या चाहते थे? देखिए, बचपन में मेरे माता पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं उससे भी अच्छा कोई काम करें जिससे हम लोगों की डॉक्टर रहकर जितना सेवा करते हैं उससे ज़्यादा और लोगों की सेवा कैसे की जाए, इसके लिए हम लोगों ने उस समय प्रयास किया। और जब हम 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा में पढ़ते थे, यहाँ रायपुर में हॉस्टल में रहते थे, उस समय कांग्रेस भवन के पास हमारा हॉस्टल हुआ करता था, जो हमारा गांधी चौक पुराना जो कांग्रेस भवन है। जी हाँ। तो जब हमारे कांग्रेस के बड़े नेता आते थे तो हम लोग बाल सेवा दल के रूप में टोपी लगा के उनको सैल्यूट करने जाते थे। और जब स्कूल से छुट्टियां मिलती थी तो कुछ पढ़ाई करते थे, फिर कांग्रेस भवन में जाकर बैठा करते थे और जिस तरह से गतिविधियां होती थी उनको देखा करते थे। जी। तो कांग्रेस की विचारधारा ने आपको कैसे प्रभावित किया? आपके बाल मन को कैसे प्रभावित किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी से हमेशा मेरा ही नहीं, देश के जो लोग हैं उनका हमेशा से जुड़ा रहा है। कांग्रेस का इतिहास ही यही है। देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, हमारे हजारों नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर किए, आज़ादी के लिए जेल गए, सूली पे चढ़ गए, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे और देश को आज़ाद कराकर इस देश में प्रजातंत्र स्थापित करेंगे। ये कांग्रेस का हमेशा से सिद्धांत रहा है। इससे हम लोग शुरू से प्रभावित रहे हैं और देश की आज़ादी के बाद हमारे जितने भी नेता हुए हैं उन्होंने देश के नवनिर्माण करने का काम किया है। पंडित नेहरू जी से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन लोगों का कार्यकाल हम लोगों ने, नेहरू जी का तो हमने नहीं देखा है, लेकिन उसके बाद के सारे लोगों के, इंदिरा जी से लेके बाकी हमारे जो पूर्ववर्ती नेता हैं उन सबका कार्यकाल देखा है। और उन सब में इंदिरा जी का, राजीव जी का और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। और देख लीजिए आप, पूरे विश्व में जो हमारा जो संविधान है वो सबसे अच्छा संविधान हमारे देश का माना जाता है। डॉक्टर से राजनेता कैसे बने? जीवन में ये जो बदलाव है, बड़ा बदलाव होता है कि डॉक्टर के रूप में आप जनता की सेवा करें या राजनेता के रूप में सेवा करें। आपके मन में कब आया कि मुझे राजनीति ही करनी है? देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, उस समय जब हमारे विद्यार्थियों की समस्याएं रहती थी, हमारे छात्रों की समस्याएं रहती थी, अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब लोगों की जो समस्याएं रहती थी, उन समस्याओं को उठाने का काम हम लोग करते थे। उसका निराकरण कैसे हो उसके लिए हम लोग काम करते थे। और जब हम लोग कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी बहुत सारी समस्याएं होती थी छात्रों का या अन्य हमारे लोगों का, उन समस्याओं के निराकरण के हम लोग काम करते थे। और इस तरह से हम लोग जनता की सेवा में काम करते रहे और जनता की सेवा करते हुए आज हम लोग इस पद पर हैं, इस जगह पे पहुंचे हैं। पहली बार विधायक कब बने आप? मैं पहली बार विधायक 2003 में बना जी। पलारी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था। उसके बाद बिलाईगढ़ से विधायक रहा, फिर जांजगीर लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, अब आरंग क्षेत्र का विधायक हूँ।
तो निश्चित रूप से हमारी प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेताओं का योगदान रहा है, और हमारे क्षेत्र की जनता का विशेष योगदान जो हम जन सेवा कर रहे हैं उसमें रहा है। आप वर्तमान में आरंग से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो अन्य जगह के जहां जहां से आपने चुनाव लड़ा है वहां के लोग जो है उनके मन में है कि आप वहां से चुनाव लड़े, तो कैसा करेंगे? दुविधा की स्थिति से कैसे पार पाएंगे? देखिए, ये तय करने का काम हमारा पार्टी का होता है। मैं तो, मेरा विधानसभा क्षेत्र आरंग है और मैं चाहूंगा कि मैं आरंग से ही चुनाव लड़ूं, और आरंग के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा, कौन किस पद में रहेगा, कौन किसको किस तरह की जिम्मेदारी दिया जाना, ये सब पार्टी पर निर्भर करता है। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो निर्देश देगी वो काम हम लोग करते हैं। विधानसभा आपने बदला, लगभग तीसरा विधानसभा है, लोकसभा का चुनाव भी आपने लड़ा, जनता का स्नेह आपके साथ रहा, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जनता का विशेष स्नेह मुझे रहा है, और आज भी ऐसा नहीं कि मैं पुराने क्षेत्र के लोगों को छोड़ दिया हूँ। पुराने क्षेत्र के भी लोग मेरे पास आते हैं, और पूरे प्रदेश के, जब मैं प्रदेश कांग्रेस में 2000 में प्रभारी महामंत्री हुआ करता था प्रदेश कांग्रेस का, तो उस समय मैं पूरे प्रदेश का दौरा किया हूँ। हमारे अभी उस समय 199 ब्लॉक हुआ करते थे, आज 307 हमारे संगठन के ब्लॉक हैं। तो उन सब जगहों में मैं गया हूँ, दक्षिण बस्तर से लेके हमारे उत्तर के अपन अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, मतलब सभी जिलों के हर ब्लॉक में मैं गया हूँ। राजनीति में रोल मॉडल कौन है आपके? देखिए, राजनीति में रोल मॉडल मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारी राजनीति में पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन लोगों ने बेहतर काम किया है। ये सब मेरे रोल मॉडल हैं, जो हमारे देश की दशा दिशा को बदलने का और गरीब लोगों को जो उठाने का, गरीब लोगों की रक्षा करने का और देश को आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। राजीव जी ने इस देश को पंचायती राज दिया, आज कंप्यूटर युग जो चल रहा है, बहुत सारी चीजें, 18 साल का मताधिकार का अधिकार, इन सब चीजों में जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया है, ये सब मेरे रोल मॉडल हैं। 2003 में जब आप पहला चुनाव लड़े तो जोगी जी का एक दौर था और जोगी जी से बड़ा आपका स्नेह रहा, उसे कैसे लेते हैं आप? निश्चित रूप से जोगी जी से स्नेह रहा है, और हम लोग भी उसको एक अच्छे राजनेता के रूप में देखते हैं। जब वो यहाँ कलेक्टर थे तो हम लोग स्टूडेंट लीडरशिप में काम किया करते थे, और जोगी जी का हमेशा से ये रहा है कि खासकर गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, इन लोगों को ज़्यादा संरक्षण उनसे मिलता था। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो काम उन्होंने किया है वो उन कामों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1998 में हुई जी। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शकुन डहरिया जी हैं, और जी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता जी का स्नेह आशीर्वाद हमेशा रहा है। आज वो नहीं है, लेकिन जो माता पिता का जो स्थान है और माता पिता ने जो स्नेह दिया है वो हमारे दिल में है, और हमारे यादों में हमेशा उन लोग जीवित रहेंगे। धर्म पत्नी का कितना सहयोग मिलता है आपको? पूरा सहयोग रहता है, और मेरे हर चुनाव में वो बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो वो मेरे साथ गाँव में जाके प्रचार किया करती थी। उनका क्षेत्र, बहुत सारे गांव ऐसे रहते हैं जहां मैं नहीं जा पाता, तो वहां वो जाती हैं, और वहां के लोगों की जो समस्या रहती है उनको सुनकर उनका निराकरण में हमेशा उनका सहयोग रहता है। मैं जब लोकसभा लड़ा तब भी उनका सहयोग था, और बाकी विधानसभाओं में जिन जिन चुनाव में चुनाव लड़ा हूं उन सब जगहों में उनका विशेष योगदान रहा है। और आज भी वो जन सेवा के काम में वो भी लगी हुई हैं और मैं भी लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है। 2023 में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव बहुत नजदीक है, तैयारियों को लेकर कुछ बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जितने वादे किए थे, घोषणाएं की थी, उन सब वादाओं को लगभग हम लोगों ने पूरा किया है। और किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का प्रति वर्ष प्रति क्विंटल 2500 रुपया,
यूनिवर्सल पीडीएस, हेल्थ, एजुकेशन, आपने देखा होगा कि इन सब चीज़ों में हमारा प्रदेश जो है पूरे अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के काम इन 4.5 साल के समय में हुआ है, उसकी मिसाल हमारी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश के लोग आज छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में याद करते हैं। कोई ऐसा काम जो आपने, आपका विभाग जिस काम के लिए आपको लगे आत्मिक रूप से आपको संतुष्टि मिले कि हाँ ये काम मैंने किया है और इन 4.5 साल में इस काम को करके मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है? देखिए, जब सबसे पहले मैं शपथ लिया मंत्री पद की, उसके बाद मैंने विभागीय मीटिंग ली, तो मुझे जानकारी मिली कि नगरीय प्रशासन विभाग में 7-7, 8-8 महीने से 9-9 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। मैंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है कि कोई एक सफाई कर्मी है और अगर 10,000 15,000 रुपया वेतन पाने वाले आदमी को अगर 9-9 महीने तक तनख्वाह ना मिले तो उनकी क्या स्थिति होती समझ सकते हैं। मैंने कहा कि मेरा वेतन मैं इस माह से बंद कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि हर महीने की 7 तारीख तक वेतन हमारे कर्मचारियों को मिल जाना चाहिए, नगरीय निकाय के पूरे प्रदेश के। और दूसरे महीने तक लगभग रेगुलर की स्थिति आई और मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब को अगर अगले महीने से नहीं होगा तो आपकी तनख्वाह बंद करूंगा और फिर डायरेक्टरेट के सारे लोगों की तनख्वाह बंद करूंगा। और वो रेगुलर हो गया। जो हमारे प्रदेश में लोगों को 7 तारीख तक वेतन मिल जाता है, नगरीय निकाय के लोगों को। ये इस बात की मुझे संतुष्टि कि जो काम करने वाले हैं उसको समय पर उनका पैसा मिलता है और अपना घर अच्छे से चला पाते हैं। और हमने अन्य देशों में और हमारे देश में जो बड़े शहर है वहाँ सफाई की व्यवस्था किस तरह से होती है, इस बारे में हमने अध्ययन करवाया और उसके अनुरूप हम लोगों ने कहा कि जो देश में सबसे अच्छा काम होता है वो हमारे यहाँ होना चाहिए। और इसका परिणाम ये रहा कि लगातार हम लोग 3 वर्षों तक पूरे देश में स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पे आए, जो एक रिकॉर्ड है। और माननीय राष्ट्रपति जी ने हमको पुरस्कृत किया लगातार 3 वर्षों तक। उसके अलावा और जो हमारे अन्य मापदंड है, प्रधानमंत्री आवास की जो बात आज हमारे विपक्षी साथी लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, हाँ, ये बड़ा एक ऐसा ये सवाल है आरोप लगाते हैं जी। लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अच्छा गुणवत्ता का पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को दिया। वो तो ये भी कहती है भारतीय जनता पार्टी की, जितना काम शहरों में होना था, नगरीय प्रशासन विभाग को जितना काम करना था, विकास जो हुआ था उनकी सरकार के समय हुआ था। अभी बीते 4.5 सालों में विकास हुआ ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जो समय था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। शहरों की क्या स्थिति थी आपने पहले भी देखा होगा, आज देख रहे हैं। पहले टैंकरों की भरमार लाइन लगी रहती थी, आज नगरीय निकाय में कहीं टैंकर देखने को मिल रहा है तो मुझे बता दीजिए। टैंकर एक भी नहीं दिखता। हमने शहरों को टैंकर मुक्त किया। पूरे जल आवर्धन योजना है, बेचारी स्वच्छता के मामले में हमने सबसे अच्छा काम किया। सड़क, पानी, बिजली, सफाई, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमने बेहतर तरीके से किया है। और ये तो यहाँ झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलने के अलावा कोई काम है नहीं। कौन सा काम नहीं हुआ ये बता दे। पूरे देश में हम स्वच्छता के मामले में पहले नंबर में आए। ओडीएफ प्लस में आज भी हम पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहले नंबर पे है। प्रधानमंत्री आवास में सबसे अच्छी गुणवत्ता का पहले नंबर का पुरस्कार हमको मिल रहा है जी। तो हम लोगों ने बेहतर काम किया है, इसीलिए तो पुरस्कार मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक उदाहरण बता के कौन सा काम नहीं हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तैयारियों को लेकर आप हमें बताएं। जिस तरह से 2018 में चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जाकर जनता को भारतीय जनता पार्टी की खामियां गिनाई थी, इसका नतीजा था हमारे नेतृत्व में भाई भूपेश बघेल जी और हमारे तब के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी और हमारे सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी ने एक साथ मिलकर उस समय काम किया और उसका परिणाम था कि हम लोग आए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही, 15 सीट पे सिमट गई। आज तो 14 सीट में चले गए हैं। आप देख लीजिए, 5 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, 5 चुनाव हम जीते हैं। नगरीय निकाय के 80% सीटें हम लोगों ने जीता है। 2 अलग अलग टाइम में हुए। 2019 में चुनाव हुआ, फिर अभी 2021 में 22 में चुनाव हुआ। सारी सीटें हम जीते हैं। ग्राम पंचायतों में
हमारी अधिकांश सीटें जीते विधानसभा के हैं। चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव में आपको जीत दर्ज हुई, जी हाँ। लेकिन ठीक एक साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आपको उतनी सीटें नहीं मिलती हैं। हाँ देखिए, ये सब हम लोकसभा चुनाव के बाद जीते हैं। जितनी इस चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, ये सारे चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं। और हमारे बाई इलेक्शन जो हुए हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमने जो बेहतर काम किया है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छा काम किया है, उसका परिणाम है कि हम बाकी के चुनाव अच्छे मतों से जीते हैं। जब आप लोगों से पूछा जाता है, आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, और जब यहाँ की बात आती है तो बीजेपी कहती कि जो वादे किए थे, जो नौकरियों की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? नहीं, हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जितने वादे किए थे सभी वादे पूरे कर दिए हैं। एक जो शराबबंदी का है, इसमें आपने देखा होगा कि कोविड के समय में क्या स्थिति, जब बंद था बहुत सारे लोग स्प्रीट पी पी के मर गए थे। तो इसीलिए हमारी सरकार ने कमेटी बनाई हुई है। कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आके सुझाव तो दे, अपनी बात रखनी चाहिए। वो क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा श्री राम को लेकर चलती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम वन पदगमन की बात करें, कौशल्या माता के मंदिर की बात करें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अलग हटाने के लिए कांग्रेस की ये रणनीति है कि वास्तव में जो है आप श्री राम के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है भगवान राम को मानती है, हमारा इष्ट देव है। सबके इष्ट देव भगवान रामचंद्र जी हमारे दिल में बसते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वोट लेने के लिए भगवान राम का नाम लेती है। हम तो अपने दिल में बसा के रखते हैं। हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी, जब इन्हीं आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के जो तृतीय शाखा है आरएसएस के एक नेता ने हमारे महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी, तब भी उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो राम हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए हम राम को आराध्य मानते हैं और उनके अनुरूप काम करते हैं। आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही, कोई गाय का काम उन्होंने किया, भगवान राम का कोई काम किया तो बता दें? भगवान राम का तो कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ वोट मांगने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते थे, जय दिन भर जय श्री राम, शाम को 250 ग्राम। गायों की सेवा के लिए पूरे प्रदेश में हम लोगों ने गौठान का निर्माण किया है, आपने देखा होगा। गोठान से मुझे ध्यान आया, गौधन न्याय योजना की शुरुआत ही आपके विधानसभा क्षेत्र से हुई है। निश्चित रूप से, मेरे ख्याल से आप भी उस समय जी वहां उपस्थित थे। जी जी। हमारे आरंग से ही, गौठान से ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। गोधन न्याय योजना में हम गोबर की खरीदी करते हैं, और गोबर की जो खरीदी होती है उसका पैसा सरकार देती है, और जो उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या खाद बनाते हैं, उसका जो लाभांश है आज स्वसहायता समूह की बहनों को मिल रहा है। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुई। गौठान बने, हमारे गायों की सेवा वहां होती है, चारे पानी की व्यवस्था है, और उससे हमारे गांव में एक अच्छा माहौल भी बना है। धर्मांतरण को लेकर बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है, आपका क्या कहना, वर्तमान में स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। हमने तो विधानसभा में रमन सिंह जी और उनके पुराने मंत्रियों को, नेता प्रतिपक्ष कहा कि पूरे प्रदेश में एक भी धर्मांतरण का मुद्दा हो तो आप बता दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। धर्मांतरण हुआ कहाँ है बताए तो? धर्मांतरण अगर कुछ हुआ है वो उनकी सरकार में, 15 साल की सरकार में हुआ है। आदिवासियों का कुछ जगह धर्मांतरण हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। जितने चर्च बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने हैं। हमारी सरकार में एक भी बना हो तो बता दीजिए, 4.5 साल के कार्यकाल में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई नेता है। और उनके जो नेता हैं वो एक दूसरे की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। आज इनका सबसे बड़ा आदिवासी नेता था, जो देश का सबसे बड़ा ये आदिवासी नेता है, नंद कुमार साय जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हो कांग्रेस में आ गए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के कहने पे नहीं आया हूं, कांग्रेस पार्टी का काम को देखकर आया हूं। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसको देख के आज कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। ये आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है आदिवासियों का। 15 साल क्या था, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी गई, और हमारी सरकार में उन आदिवासियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। जो
लघु वनोपज 5 किस्म के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खरीदी करती थी। आज हम 65 से ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करते कर हैं रहे हैं। हाँ। और उनका लाभांश सीधा हमारे लोगों को मिल रहा है, आदिवासियों को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन भी उसका हो रहा है। दूसरे देशों में उनके जो महुआ होता है, आपने देखा होगा इन लोगों के समय में तो महुआ के खरीदी बंद कर दिए थे, लोगों ने सड़क में फेंक दिया था महुआ को उनके समय। आज वही महुआ विदेशों में जाता है, 125 रुपए किलो बिक रहा है, अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है। और उसका पैसा किसको मिल रहा है? जो इस काम में लगे हुए हैं, जो महुआ एकत्र करने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग, गरीब लोग, उसका सीधा उसको लाभांश मिल रहा है। हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को वहां पे काम दिया गया है और उनका लाभांश उनको मिल रहा है। स्वरोजगार की दिशा में आज आदिवासियों को लगाने का काम, अनुसूचित जाति के लोगों को लगाने का काम, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, युवाओं को अच्छे अवसर सेवा नौकरी में देने का काम, उनको उनके लिए नौकरियों में भर्ती का काम आज चालू हो रहा है। राजनीति इसी तरह छोटे छोटे प्रश्न जो हैं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? देखिए, हम तो छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया भोजन पसंद है। छत्तीसगढ़िया में का पसंद करता? अब छत्तीसगढ़िया में का, हमारे छत्तीसगढ़िया में दाल भात चावल रोटी सब्जी, ये तो हमार मन के गांव के भोजन है। बासी भी कोनो कोनो दिन खा लेथन घर में, बात जेते तो हमन बोर देथन बासी, बोरे बासी सुबह खा लेथन। सब्जी में हमार जतेक छत्तीसगढ़िया सब्जी है, सबो सब्जी भाजी से लेके जतेक हमार हरा सब्जी सब पसंद है। फिल्म जिन आप लोग बहुत पसंद आए हुए वो कौन सा है? बहुत सारे फिल्म हैं जो हमार समाज सुधार के काम है, बहुत सारे उन्नति प्रगति के काम है। ऐसे एक तो उदाहरण नहीं दे जा सके, बहुत सारे फिल्म है जेकर योगदान नया पीढ़ी ला आगे बढ़ाए के, समाज ले इकट्ठा करे के, ऐसे हवे ये सब फिल्म। कोई अभिनेता जिन आप लोग पसंद हो? पुराना जब पिक्चर बनत रही सो राज कपूर जी हवे, राजेंद्र कुमार जी हवे, अमिताभ बच्चन है, संजीव कुमार है, ये सब राजेश खन्ना जी है, सबके अलग अलग रोल है और सबके काम अच्छा रही से। कोई गीत, ऐसा गीत जिन आप वो समय कॉलेज के समय सुनत रहे हो, जिन आप लोग बहुत अच्छा लगे थे, वो कौन सा? जैसे हमार पुराना जो हिंदी फिल्म के गीत है, हमारे छत्तीसगढ़िया फिल्म है, ओकर मन के सब म्यूजिक हमला पसंद है। मनखे मनखे एक समान, गुरु घासीदास बाबा के संदेश छत्तीसगढ़ और पूरा देश भर कतका जरूरी है आज? आज भारतीय जनता पार्टी और अन्य बहुत सारे पार्टी मन जब देश में जाति और धर्म के लड़ाई के काम करत है, तो आज बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश है वो आज प्रासंगिक है। ओकरे से मनखे मनखे एक समान, एक पिता के सब संतान। तो मनखे मनखे तो एक है, सब ला अपन कर्म के माध्यम से आगे बढ़ना है, जो जैसे अच्छा कर्म करिए वो ऐसे आगे बढ़िए। तो बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश रही से आज भी वो समय जतका प्रासंगिक रही से ओकर से ज्यादा आज प्रासंगिक है। और हमन लोग चल के समाज के सुधार के, समाज के विकास के, प्रदेश के और देश के विकास में अपन योगदान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जनता ला आप का संदेश देना चाहो? देखिए, छत्तीसगढ़ के जनता हमेशा शांति प्रिय रहे हवे और लाग लपेट में ज्यादा नहीं आवे, और हमारे छत्तीसगढ़िया मन जो होते भोला भाला होते, तो भोला भाला होए के माध्यम से वो मन सब हमारे प्रदेश के विकास में ओकर हमेशा योगदान रहा है, और अपन देश के, अपन खुद के विकास में और पूरा प्रदेश के विकास में ओकर हमेशा योगदान रहा है। ऐसे मैं हमारे प्रदेश के जनता से आशा करता हूँ। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी। डहरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।